जय हिंद दोस्तों, जीके स्क्रैम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजी टेट 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 प्रश्नों के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। किसने कहा था किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है? ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी स्टेनले हॉल और ऑप्शन सी हंट, ऑप्शन डी सिम्पसन। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर ऑप्शन बी स्टेनले हॉल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था कि शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध लेकिन किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहने वाले भी नहीं थे। और स्टेनले हॉल ने क्या कहा था कि इन्होंने किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और इन्होंने जो है किशोरावस्था को स्टॉर्म एंड स्ट्रेस मतलब तूफान और तनाव की अवस्था कहा है। इस अवस्था में भावनाएं, संघर्ष, तीव्र परिवर्तन अधिक होते हैं। इस कारण जो है इस कथन को किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने इसके बारे में ऐसा कहा है। अब देखते हैं यहाँ पर हंट के बारे में। तो हंट ने क्या कहा है कि सीखने और प्रेरणा पर कार्य किया था, लेकिन यह कथन इनके द्वारा नहीं दिया गया था। उसके बाद है सिम्पसन का क्या था कि शैक्षणिक मनोविज्ञान में योगदान किया, पर यह कथन उनसे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 में देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की अवधि है। ऑप्शन ए 11 वर्ष से अधिक, ऑप्शन बी 7 से 11 वर्ष तक, ऑप्शन सी 2 से 7 वर्ष तक और ऑप्शन डी जन्म से 2 वर्ष तक। तो यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास की जो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की अवधि के बारे में पूछा जा रहा है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2 से 7 वर्ष तक। अब 2 से 7 वर्ष तक क्यों है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शन ए में देखते हैं 11 वर्ष से अधिक। ये क्या है? जो 11 वर्ष से अधिक जो है यहाँ पर औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था की अवधि है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है तार्किक एवं अमूर्त रूप से सोच सकता है। उसके बाद क्या यहाँ पर है 7 से 11 वर्ष। इसमें क्या होता है बच्चा जो है इसमें क्या होता है कि जो बच्चा जो है यह ठोस संज्ञानात्मक अवस्था की अवधि है। 7 से 11 वर्ष जो है इसमें क्या होता है जो बच्चा तर्क, संरक्षण और वर्गीकरण समझना शुरू कर देता है। फिर आते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में क्या है कि 2 से 7 वर्ष तक की अवधि। इसमें यह पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की अवधि है। इसमें जो है बच्चा जो है प्रतीकात्मक सोच विकसित करता है, भाषा का तेजी से विकास होता है और कल्पनाशील होता है। और क्या हो सकता है इसमें आत्मक केंद्रित सोच इसमें होती है। अब ऑप्शन डी देखते हैं। तो ऑप्शन डी में क्या होता है इसमें जो है जन्म से 2 वर्ष तक। तो यह संवेदी गतिक अवस्था होती है। बच्चा इंद्रियों और गतियों के माध्यम से सीखता है। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 2 से 7 वर्ष जो है इसका आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 में। तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास की आयु में होता है। यहाँ पर देखते हैं 7 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष और ऑप्शन डी यहाँ पर 11 वर्ष। देखो पूछा क्या जा रहा है तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति के बारे में ऐसा पूछा जा रहा है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 7 वर्ष जो है इसका राइट आंसर है। क्यों हो जाएगा कि 7 वर्ष की आयु के आसपास बच्चा जो है ठोस संज्ञानात्मक अवस्था में प्रवेश करता है। पियाजे के अनुसार क्या होता है कि इस अवस्था में जो तर्क शक्ति होता है, जिज्ञासा होता है या फिर निरीक्षण शक्ति होता है का जो उसमें से तेजी से विकास होता है। बच्चा वस्तुओं के कारण परिणाम संबंधों को समझने लगता है। अब देखते हैं इसके अन्य विकल्प के बारे में। 6 वर्ष। तो 6 वर्ष इस उम्र में क्या होता है बच्चा जो है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की जो अंतिम स्टेज में होता है। तर्क पूरी तरह विकसित नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं 9 वर्ष। 9 वर्ष में क्या होता है इस समय तर्क बढ़ चुका होता है, लेकिन विकास की शुरुआत जो है 7 वर्ष से हो जाती है। 11 वर्ष तक देखते हैं। तो 11 वर्ष में क्या होता है यह जो है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था की शुरुआत इसी से होता है, जहाँ पर बच्चा जो है अमूर्त तर्क करता है। प्रश्न क्रमांक 4 है इसमें। जीन पियाजे के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? जीन पियाजे के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास है, गामक विकास है, सामाजिक विकास है और ऑप्शन डी शारीरिक विकास है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास जो है इसका राइट आंसर है। इसमें क्या होता है कि जीन पियाजे के द्वारा जो बच्चों ने संज्ञानात्मक विकास का प्रसिद्ध सिद्धांत दिया, उसकी जो है 4 अवस्थाएं होती है। पहला क्या होता है कि संवेदी गति का अवस्था होती है जो 0 से 2 वर्ष तक की होती है। उसके बाद जो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था होती है वो 2 से 7 वर्ष तक होती है। ठोस संज्ञानात्मक अवस्था जो है 7 से 11 वर्ष तक होती है और औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था 11 वर्ष से अधिक होती है। अब देखते हैं इसमें अन्य विकल्प क्यों गलत है। क्योंकि गामक विकास में क्या होता है यह जो मनोविज्ञान विकासात्मक क्षेत्र पर है, जिसमें पियाजे का सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है। उसके बाद देखते हैं सामाजिक विकास क्या है? यह जो है एरिक्सन का प्रमुख विषय है। उसके बाद जो शारीरिक विकास में क्या होता है यह जो है पियाजे का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5 है। यह कथन किसका है?
शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। ऑप्शन ए वाटसन है, ऑप्शन बी स्किनर है, और यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन सी जो है फ्रायड है, और ऑप्शन डी एडलर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाटसन इसका राइट आंसर है। वाटसन जो है, जॉन बी वाटसन का क्या होता है, ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। वे हमेशा कहते थे कि जो शैशवावस्था में सीखने की जो क्षमता होती है सबसे अधिक होती है और पर्यावरण का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। वाटसन का एक प्रसिद्ध कथन है कि गिव मी अ डजन हेल्थी इन्फेंट्स, मतलब क्या होता है कि उसमें जो यह दर्शाता है कि वे सीखने का सबसे अधिक प्रारंभिक अवस्था से जोड़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर अन्य विकल्प के बारे में। तो स्किनर क्या है? जो ऑपरेशन कंडीशनिंग के जनक है, पर ऐसा कथन जो है उसने कभी नहीं दिया था। फ्रायड के बारे में देखते हैं। फ्रायड तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जो सीखने पर फोकस किया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। एडलर के बारे में देखते हैं। तो एडलर जो है व्यक्तिगत मनोविज्ञान के प्रवर्तक थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाटसन इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 6 है, किशोरावस्था में विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं है। किशोरावस्था में विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं है। देखते हैं कौन कौन सा शारीरिक विकास है, मानसिक विकास, भाषा विकास और संवेगात्मक विकास। तो पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर? प्रक्रिया में शामिल नहीं। हमेशा एक बात याद रखना कि शामिल है और शामिल नहीं है, ऐसे प्रश्न में हमको ध्यान से देखना है। सही उत्तर देखिए इसमें क्या है? भाषा विकास इसका राइट आंसर है। अब क्यों है कि शारीरिक विकास में क्या होता है? शारीरिक विकास में किशोरावस्था में शारीरिक विकास, ऊंचाई, वजन और हार्मोनल चेंजेस तो होते ही हैं। उसके बाद जो मानसिक विकास, सोचने, निर्णय लेने और तार्किक जो है इसमें तार्किक आलोचनात्मक क्षमता भी विकास होता है। भाषा विकास, तो भाषा विकास जो है किशोरावस्था में भाषा का विकास जो है मुख्य चरण समाप्त हो चुका रहता है। भाषा का मूल विकास जो है मुख्यतः यहाँ पर कितना 2 से 7 वर्ष के बीच, और ठोस संज्ञानात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष में होता है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए संवेगात्मक अवस्था, संवेगात्मक विकास। किशोरावस्था में भावनाओं, सामाजिक पहचान और जो आत्म समीक्षा का विकास जो है इसमें होता है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 7 नंबर है। यहाँ पर देखते हैं कि बालक का विकास प्रारंभ होता है जन्म से पूर्व, गर्भावस्था में या गर्भावस्था से पूर्व। देखते हैं यहाँ पर क्या है? पहला प्रारंभ होता है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो विकास जो है जन्म से शुरू नहीं होता, प्रारंभ पहले से ही हो जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? जन्म से पूर्व। तो विकास जो है गर्भावस्था में शुरू होता है, और भ्रूण का विकास जो है गर्भ में कई चरणों में होता है। जेनेटिक होता है और वातावरण के माध्यम भी इसमें प्रभाव डालते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं गर्भावस्था में, तो यह भी सही है, जन्म से पूर्व और गर्भावस्था का अर्थ समान है। तो उसके बाद यहाँ पर गर्भावस्था से पूर्व। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहे हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो व्यापम के द्वारा आंसर लिया गया था, क्या लिया गया था? ऑप्शन बी को यहाँ पर आंसर लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8 में, व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो देखते हैं फ्रायड है, एडलर, हर्लाग और ऑप्शन डी है यूंग है। तो इसमें देखते हैं फ्रायड के बारे में। फ्रायड क्या है? जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का जनक है। उसके बाद जो है एडलर के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो है व्यक्तित्व को सामाजिक संदर्भ और सामाजिक प्रेरणा के माध्यम से समझते हैं। और उसके बाद क्या है कि उसमें जो विचार प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय और समाज के साथ जो जुड़ाव महत्वपूर्ण है, इसके बारे में एडलर ने बताया था। फिर देखते हैं हर्लाग के बारे में। हर्लाग ने क्या किया था कि जो हर्लाग सीखने और व्यवहार विज्ञान के विशेषज्ञ हैं और व्यक्तिगत मनोविज्ञान से संबंधित जो है इसमें नहीं है। उसके बाद देखते हैं यूंग के बारे में। यूंग जो है क्या किया था कि उसने व्यक्तित्व सिद्धांत और सामूहिक अचेतन के जनक थे और व्यक्तिगत मनोविज्ञान के नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है एडलर इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 9 है। इसमें विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में जो नवीन विशेषताएं और नवीन विज्ञताएं प्रकट होती है, यह कथन दिया था हर्लाग ने, फ्रीमैन ने, कैटल का और ऑप्शन डी वुडवर्थ का। अब देखते हैं इसमें एक एक करके सही ऑप्शन समझते हैं। हर्लाग ने क्या किया था कि जो अधिगम और सुदृढ़ीकरण के सिद्धांत जो है इसने दिया था। उसके बाद जो है यहाँ पर फ्रीमैन भी क्या किया था कि विकास के सैद्धांतिक दृष्टिकोण में नवीन गुण और योग्यताएं प्रकट होने पर बल दिया है। उसके द्वारा जो कहावत है उसमें पता चलता है कि जो विकास रचनात्मक और सतत प्रक्रिया होती है। कैटल के बारे में देखते हैं। तो कैटल जो है बुद्धि और व्यक्तित्व मापन के विशेषज्ञ हैं। ये भी इस कथन से संबंधित नहीं है। अब देखते हैं इसमें वुडवर्थ के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं वुडवर्थ ने क्या कहा था कि जो व्यक्तित्व और मनोविज्ञान परीक्षण के योग क्षेत्र में विकास के जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ये भी संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फ्रीमैन जो है इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10 में। प्रश्न क्रमांक 10 है, कौन सी प्रक्षेपित विधि नहीं है? रोड्सा परीक्षण, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, बालक बोध परीक्षण और ऑप्शन डी है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है। एक एक करके सभी को देखते हैं कि रोड्सा बोध परीक्षण क्या होता है। ये क्या है कि एक प्रकार की जो प्रक्षेपित विधि है। क्या है ये? प्रक्षेपित विधि है। प्रक्षेपित विधि मतलब इसमें क्या होता है कि धब्बों पर व्यक्ति जो देखता है और प्रतिक्रिया देता है वही जो है अवचेतन को यहाँ पर व्यक्त करता है। उसके बाद देखते हैं प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। इसमें क्या होता है कि ये भी प्रक्षेपित ये जो है प्रक्षेपित विधि है। चित्र देखकर कहानी बनाना, व्यक्तित्व और भावनाओं को प्रकट करना, ये क्या है? प्रसंगात्मक बोध परीक्षण में आता है। फिर यहाँ पर बालक बोध परीक्षण। बालक बोध परीक्षण क्या है? प्रक्षेपित विधि है। बालक बोध इसमें भी है प्रक्षेपित विधि है। ये भी बच्चों के लिए टीटी का जो एक प्रकार का रूपांतरण है। उसके बाद जो है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण में क्या होता है कि जो यह बुद्धि का परीक्षण होता है, बुद्धि का परीक्षण होता है और ये जो प्रक्षेपित विधि नहीं है, आईक्यू और संज्ञानात्मक क्षमता को जो है मापता है। यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। पूछा गया जा रहा है प्रक्षेपित विधि नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए, बी और सी तीनों प्रक्षेपित विधि है, जबकि ये जो है नहीं है। प्रश्न क्रमांक 11 है इसमें, सामाजिक तत्व में शामिल। यहाँ पर देखो सामाजिक तत्व में सभी शामिल है केवल एक को छोड़कर। कौन कौन से हैं? पारिवारिक संबंध है, जन्मक्रम है, पड़ोस है और ऑप्शन डी लोगों का व्यवहार है। पारिवारिक संबंध, इसमें क्या होता है कि सामाजिक तत्व, सामाजिक तत्व है परिवार से सीखना, संस्कार मूल्य, ये सभी इसमें आ जाएंगे। उसके बाद जो जन्मक्रम, जन्मक्रम में क्या होता है? सामाजिक तत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये व्यक्तिगत पारिवारिक स्थिति को बताता है, किसी के सामाजिक व्यवहार को सीधे प्रभावित नहीं करता। पड़ोस के बारे में देखते हैं, ये भी क्या है? सामाजिक तत्व है। और क्या होता है कि जो ये इसमें मित्र, पड़ोसी और कौन हो सकता है? इसमें समुदाय का प्रभाव होता है। लोगों का व्यवहार, लोगों का व्यवहार में सामाजिक तत्व है। समाज के लोगों का व्यवहार जो व्यक्ति के अनुभव और सीखने को प्रभावित करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जन्मक्रम जो है इसका राइट आंसर है। पूछा गया है सामाजिक तत्व में सभी शामिल है केवल एक को छोड़कर, ये जो है जन्मक्रम में शामिल नहीं है, बाकी सभी इनमें से पारिवारिक संबंध, पड़ोस और लोगों का व्यवहार है। प्रश्न क्रमांक 12 है इसमें, संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है? शैशव काल का, बाल्यावस्था काल का, किशोरावस्था का और युवावस्था का। पूछा गया जा रहा है संवेदी क्रियात्मक जो खेल किस अवस्था का है। इसमें देखते हैं कि क्या होता है कि जो इसमें शैशव काल का, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शैशव काल। शैशव काल में क्या होता है कि इसमें जो जन्म की अवधि कितनी होती है? जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा जो है इंद्रियों से देखना, सुनना और छूना, यहाँ पर इसमें इस अवधि में ऐसा होता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो शारीरिक क्रियाओं जैसे हिलाना, पकड़ना, गिराना, ये सभी जो है शैशव काल में ही होता है, उसी के माध्यम से सीखता है। इसलिए इसे क्या है? संवेदी क्रियात्मक खेल कहा जाता है। ये क्या है? जीन पियाजे की संवेदी गतिक अवस्था से संबंधित है। अब यहाँ पर देखते हैं बाल्यावस्था के बारे में। तो बाल्यावस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चे जो है रचनात्मक, कल्पनाशील और सामाजिक खेल खेलते हैं, संवेदी क्रियात्मक नहीं होते हैं। किशोरावस्था, इसमें क्या होता है कि किशोरावस्था खेल कम और सामाजिक भावनात्मक विकास अधिक होता है। युवावस्था क्या होता है? इसमें जो खेल विकासात्मक रूप से नहीं बल्कि मनोरंजक रूप में होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैशव काल जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 13 है इसमें, 13 में परिमाणात्मक तथा गुणात्मक, ठीक है, परिमाणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं। बुद्धि में, विकास में, परिवार में और ऑप्शन डी समुदाय में। एक एक करके सभी विकल्पों को देखते हैं। बुद्धि में यहाँ पर पूछा जा रहा है बुद्धि में, तो बुद्धि जो है अधिकतर गुणात्मक होती है। उसमें देखा जाता है कि आईक्यू जो समझ और तर्क क्षमता पर आधारित होते हैं। पर यहाँ पर देखते हैं परिमाणात्मक, ठीक है, परिमाणात्मक प्लस गुणात्मक दोनों नहीं मिलते हैं। अब देखते हैं विकास के बारे में। तो विकास में संयुक्त तर्क क्या हो जाएगा? देखते हैं परिमाणात्मक जो है लंबाई, वजन और उम्र के आधार पर होता है। गुणात्मक जो है सोच, भावनाएं और व्यवहार के समझ के आधार पर होता है। इसलिए विकास में दोनों पक्ष जो है शामिल होते हैं। अब देखते हैं सी, परिवार में। तो परिवार में क्या होता है? यह भी सामाजिक संस्था है, विकास का मापन इसमें नहीं होता है। ऑप्शन डी समुदाय है। तो समुदाय में क्या होता है कि यह भी सामाजिक संरचना है और विकास का जो परिमाणात्मक गुणात्मक विश्लेषण नहीं होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विकास जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 14 इसमें, शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि है। एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि है। देखते हैं यहाँ पर शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि के बारे में है। तो इसका जो सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसमें क्या होता है कि देखते हैं एड्रिनल ग्रंथि के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। इस ग्रंथि में क्या होता है कि तनाव, भय, क्रोध की स्थिति में हार्मोन स्रावित करती है। उसके बाद जो है थाइमस ग्रंथि। तो थाइमस ग्रंथि में क्या होता है? यह जो है रोग जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी से संबंधित होती है, बच्चों में क्या होती है? ये सबसे अधिक होती है।
और लेकिन जो है सीधी शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित नहीं करती है। अब यहाँ पर देखते हैं पीनियल ग्रंथि। तो पीनियल ग्रंथि में भी क्या होता है कि जो नींद और जागरण चक्र बोलते हैं, स्लीप वेक साइकिल बोलते हैं ना, स्लीप वेक साइकिल, इसमें क्या होता है कि जो प्यूबर्टी से जुड़ी होती है, पर यह क्या होता है ऊंचाई और वजन की वृद्धि की मुख्य ग्रंथि नहीं होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इसमें क्या होता है कि इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, और ये जो ग्रोथ हार्मोन, इसके द्वारा ग्रोथ हार्मोन निकलती है। इस हार्मोन में क्या होता है कि ऊंचाई, वजन और हड्डियों, मांसपेशियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 15 में, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्न आवश्यक क्या क्या हो सकते हैं। शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज हो गया, वयस्क के व्यवहार का अवलोकन करना हो गया, और आसन्न न्याय में विश्वास, और ऑप्शन डी शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा सुदृढ़ीकरण देखते हैं। इसमें क्या है कि देखो ऑप्शन ए में शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, इसमें क्या होता है पियाजे के अनुसार जो बच्चा होता है क्या होता है कि पेसिव निष्क्रिय नहीं होता है, बल्कि जो सक्रिय एक्टिव लर्नर बोल सकते हैं, एक्टिव लर्नर होता है। बच्चा क्या होता है स्वयं करके प्रयोग करके सीखता है। इसमें जो है बच्चे जो है कंस्ट्रक्टिव लर्निंग जो थ्योरी कहा जा सकता है। अब ऑप्शन बी में देखते हैं कि यहाँ पर जो वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें जो अल्बर्ट बंटोरा नाम के एक साइंटिस्ट है, उसने क्या किया था कि सोशल लर्निंग थ्योरी से जुड़ा है, पियाजे से नहीं है। ऑप्शन सी में क्या हो जाएगा कि आसन्न न्याय में विश्वास, ये भी क्या है नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो सीखने की प्रक्रिया नहीं होती है। और ऑप्शन डी यहाँ पर शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा सुदृढ़ीकरण, ये भी क्या होता है कि स्किनर के जो व्यवहारवादी सिद्धांत है उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन पियाजे से नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 16 इसमें, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। एक कथन है जिसका श्रेय दिया जाता है कोहलबर्ग को, स्किनर को, पियाजे को, और ऑप्शन डी पावलोव को। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखते हैं कि करके कोहलबर्ग के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं हम। कोहलबर्ग क्या है कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, नैतिकता के स्तर बताए थे, लेकिन यह जो है उसका कथन नहीं है। अब उसके बाद देखते हैं हम स्किनर के बारे में। तो स्किनर ने क्या किया था, व्यवहारवादी, स्किनर ने क्या किया था, व्यवहारवादी मनोविज्ञान के बारे में बताया था। सीखना बराबर उसने क्या कहा था कि सुदृढ़ीकरण के माध्यम से सीखता है। बच्चा सक्रिय खोज करता नहीं, बल्कि क्या होता है कि वो जो प्रतिक्रिया देने वाला होता है, ऐसा माना गया है। पियाजे के अनुसार क्या होता है कि जो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के जो जनक है कौन, जीन पियाजे, उनका मानना यही था कि बच्चा सक्रिय रूप से अपने जो अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है, और उसी के आधार पर उसने क्या कहा, रचनावादी सिद्धांत भी दिया था। अब पावलोव के बारे में देखते हैं। पावलोव क्या कहा था कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांत है, उसने अनुक्रिया मतलब उसी को बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत जो है दिया था, और उसने क्या किया था कि कुत्ते पर प्रयोग किया था। यह कथन भी उनका नहीं है। तो ऑप्शन सी मतलब ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 17 इसमें, निम्नलिखित में से कौन संज्ञान का घटक नहीं है। भावनाएं, विचार, ध्यान, और ऑप्शन डी यहाँ पर धारणा। एक एक करके सभी को समझ लेते हैं कि संज्ञान होता क्या है। संज्ञान के अंतर्गत जो है सोचने समझने, ठीक है, संज्ञान का यहाँ पर सोचने समझने, ध्यान देने, याद करने और निर्णय लेने की मानसिक प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अब आगे देखते हैं कि करके जो यहाँ पर भावनाएं जो है सही उत्तर का नहीं है, क्योंकि भावनाएं संवेगात्मक पक्ष है, ये संज्ञान नहीं है, लेकिन ये भावनात्मक विकास से जुड़ी होती है। विचार के बारे में देखते हैं। विचार जो है संज्ञान का प्रमुख घटक होता है इसमें। अब देखते हैं ध्यान के बारे में। तो ध्यान संज्ञान का आवश्यक घटक है, क्योंकि बिना ध्यान के सीखना संभव नहीं है। धारणा के बारे में देखते हैं। संज्ञान का मूल आधार है, क्योंकि हम पहले चीज़ों का अनुभव करते हैं, फिर महसूस करते हैं, फिर उसे समझते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए भावनाएं जो है इसका राइट आंसर है। 18 नंबर में देखते हैं विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उसके बारे में यहाँ पर है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है, क्योंकि वहाँ है क्या है देखते हैं। तो कोई लैंगिक भेदभाव नहीं होता है, इक्विटी और समानता होती है, सामान्य छात्रों से प्रतिस्पर्धा होती है, और यहाँ पर अच्छा सहयोग है। पूछा क्या जा रहा है, देखो कि यहाँ पर विद्यालय में बेहतर होती है क्योंकि वहाँ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कोई लैंगिक भेदभाव नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि जो यही कथन देखते हैं कि इसमें सही हो सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में मुख्य कारण नहीं है। ये सामान्य रूप से क्या होता है सामाजिक मुद्दा है, लेकिन समावेशी शिक्षा का मूल तर्क यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन बी में देखें इक्विटी और समानता। इक्विटी और समानता ये क्या है कि समावेशी शिक्षा, ये जो समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है। इसमें क्या होता है कि सभी बच्चों को समान अवसर मिलते हैं, समान सम्मान मिलते हैं, और आवश्यकता के अनुसार सहायता दी जाती है।
जो CW एशियन के जो बच्चे होते हैं सामान्य बच्चों के साथ सीखने का अवसर मिलता है, जिसमें क्या होता है कि उससे आत्मविश्वास, उसमें जो है आत्मविश्वास बढ़ता है, सामाजिक संयोजन अच्छा होता है और भेदभाव भी कम होता है। ऑप्शन सी है सामान्य छात्रों में से प्रतिस्पर्धा। सामान्य छात्रों से प्रतिस्पर्धा में क्या होता है कि जो केवल प्रतिस्पर्धा ही उद्देश्य नहीं होते, उसमें क्या होता है कि इसमें जो समावेशी शिक्षा का भी उद्देश्य यहाँ पर होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, स्वीकृति होना चाहिए, समान अवसर, और उसमें जो न कि केवल उसके समान अवसर है, न कि केवल उसका प्रतियोगिता के बारे में यहाँ पर सामान्य छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इक्विटी और समानता जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 19 में इसमें किशोरावस्था वह काल है 5 से 10 वर्ष, 11 से 19 वर्ष, 22 से 28 वर्ष और यहाँ पर देखते हैं 30 से 40 वर्ष। किशोरावस्था के बारे में मैंने पहले इसके पहले शुरू नंबर के प्रश्न में बता दिया था क्या कि जो इसकी अवधि कितनी होती है, 11 से 19 वर्ष की होती है। तो यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है 5 से 10 वर्ष। ये अवधि जो होती है बाल्यावस्था की आयु होती है, इसमें खेल जो है, भाषा, बुनियादी सोच का विकास होता है। अब उसके बाद देखते हैं 11 से 19 वर्ष, तो ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्यों सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ जो किशोरावस्था की मान्य आयु जो है 11 से 19 वर्ष होती है। इस एज में क्या होता है कि शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होते हैं और आत्म परिचय की जो खोज होती है। स्टेनले हाल के अनुसार जो है यही जो है तनाव व तूफान की अवस्था है। तो मैंने ये इसका आंसर जो है शुरू के प्रश्न में बता दिया था। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 80 में 22 से 28 वर्ष में क्या होता है, ये जो युवावस्था की अवस्था होती है। 30 से 40 वर्ष में प्रौढ़ावस्था की अवस्था होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 20 में देखते हैं निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है। पुरस्कार यहाँ पर देखते हैं, पुरस्कार है, भूख है, सजा है यहाँ पर, और ऑप्शन डी प्रोत्साहन है। पूछा कि जरा प्रेरणा का उदाहरण, प्रेरणा का उदाहरण कौन कौन सा हो सकता है इसके बारे में है। तो एक एक करके सभी को देखते हैं। जन्मजात प्रेरणा क्या होती है उसके बारे में हम आपको पहले बता देते हैं। जो प्रेरणा जन्म से ही होती है उसे जन्मजात प्रेरणा कहते हैं। जैसे भूख प्यास हो गया, नींद हो गया, और यहाँ पर जो है यौन प्रकृति, ये सारी चीज़ें क्या है, जन्मजात होती है। अब एक एक करके देखते हैं। इसमें जो पुरस्कार के बारे में कहा जा रहा है, पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार में क्या होता है कि ये जो बाह्य प्रेरणा है, बाहर से दी जाती है लेकिन जन्मजात नहीं होती है। उसके बाद हम भूख की बात करें तो भूख भी इसमें क्या होता है, यह जैविक और जन्मजात प्रेरणा है। हर बच्चा जन्म से भूख का महसूस करता है और यह जो है शरीर की मूल आवश्यकता होती है। उसके बाद सजा के बारे में बात करते हैं। सजा यह भी बाहरी नियंत्रण का साधन है, जन्मजात नहीं है। फिर देखते हैं प्रोत्साहन, तो यह भी क्या है, बाह्य प्रेरणा है। प्रोत्साहन भी क्या है, बाह्य प्रेरणा है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भूख जो है इसका राइट आंसर है, जन्मजात प्रेरणा। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकोमीटर गतिमान विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेशन में बाधा डालता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कि जो कौन सा कारक लोकोमीटर, जो लोकोमीटर के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। लोकोमीटर क्या होता है उसको पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। तो इसमें जो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं लचीला पाठ्यक्रम है, दुर्गम बुनियादी ढांचा है, सहानुभूतिपूर्ण रवैया है, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। सबसे पहले हम देख लेते हैं लचीला पाठ्यक्रम क्या होता है। यह जो है बाधा नहीं बल्कि क्या है, सहायक कारक होता है। और लचीला पाठ्यक्रम के इसमें क्या है, बच्चों की आवश्यकता अनुसार ढल सकता है। इसमें क्या होता है कि जो समावेशन को बढ़ावा मिलता है इसमें। अब देखते हैं दुर्गम बुनियादी ढांचा। दुर्गम बुनियादी ढांचा में क्या है कि यह जो है सबसे बड़ी बाधा हम एक प्रकार से कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि रैंप करना होना होता है, लिफ्ट की जो व्यवस्था ना होना हो सकता है, व्हील चेयर के लिए सक्रिय जो सीढ़ियाँ हैं, ये सभी क्या है लोकोमीटर जो विकलांग बच्चों की स्कूल तक पहुंच और कक्षा में भागीदारी को रोकते हैं। ऑप्शन सी है यहाँ पर देखिए सहानुभूतिपूर्ण रवैया। इसमें क्या होता है, यह भी सहायक कारक है, बाधा नहीं है, लेकिन शिक्षक और छात्रों का सकारात्मक रवैया समावेशन को सफल बनाता है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से एक से अधिक, यहाँ पर एक से अधिक ऐसा पूछा जा रहा है, गलत है, क्योंकि ए और सी दोनों बाधा नहीं है, केवल बी जो है बाधा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर दुर्गम बुनियादी ढांचा राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 22 है। इसमें एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है और लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है। छात्र है, अपने शिक्षक को खुश करने की कोशिश कर रहा है, प्रशंसा के लिए दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना है, आंतरिक रूप से प्रेरित है, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं, एक एक करके देख लेते हैं कि अपने शिक्षक को खुश करने की कोशिश कर रहा है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर बाह्य प्रेरणा का एक प्रकार का उदाहरण है। इसमें लक्ष्य किसी और को खुश करना होता है, न कि स्वयं का आनंद होता है। प्रशंसा के लिए दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना, इसमें क्या होता है कि यह भी बाह्य प्रेरणा है। यहाँ प्रेरणा बाहर से मतलब तारीफ प्रतियोगिता मिल रही है। ऑप्शन सी आंतरिक रूप से प्रेरित। आंतरिक रूप से प्रेरित में क्या होता है कि जो जब बच्चा क्या होता है, बच्चा किसी काम को अपने आनंद के लिए करता है, बिना पुरस्कार या प्रशंसा की चाह के,
तो आंतरिक प्रेरणा कहलाती है। गिटार सीखने में जो आनंद और संतुष्टि मिलना जो है आंतरिक, यहाँ पर पूछा गया गिटार सीखने में जो आंतरिक प्रेरणा है। और ऑप्शन डी में क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। गलत, क्योंकि यहाँ पर सी जो है पूर्णता भी इसमें भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, आंतरिक रूप से प्रेरित जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 23 है, मनुष्य में विकास होता है। मनुष्य में विकास जो है किस प्रकार का होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं किशोरावस्था के अंत तक, बचपन के अंत तक, वयस्कता की शुरुआत तक, और ऑप्शन डी जीवन भर। विकास के बारे में देखेंगे कि विकास क्या होता है। विकास जो है एक निरंतर और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें क्या क्या होता है कि शारीरिक विकास हो गया, मानसिक सामाजिक विकास, संवेदनात्मक विकास और नैतिक विकास, ये सभी क्या होता है कि जो जन्म से लेकर मृत्यु तक की किसी न किसी रूप में चलते रहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं किशोरावस्था के अंत। किशोरावस्था के अंत क्या होता है कि जो किशोरावस्था के बाद भी व्यक्ति जो मानसिक रूप से परिपक्व होता है, सामाजिक जिम्मेदारियाँ सीखता है, भावनात्मक संतुलन भी विकसित करता है। अब इसके बाद देखते हैं बचपन के अंत तक। बचपन के अंत तक में क्या होता है कि केवल प्रारंभिक विकास बचपन तक सीमित नहीं होता, बल्कि जो है क्या होता है कि जो व्यक्तित्व का निर्माण आगे भी होते रहता है। अब देखते हैं वयस्कता की शुरुआत तक। वयस्कता की शुरुआत में भी ये भी क्या है, ये भी गलत है। इसमें क्या होता है कि वयस्कता के बाद भी अनुभव बढ़ता है, निर्णय क्षमता मजबूत होती है, नैतिक और सामाजिक विकास होता है। ऑप्शन डी जीवन भर। जीवन भर में देखते हैं कि जो विकास मतलब जीवन भर में क्या होता है कि जो विकास लाइफ डेवलपमेंट की अवधारणा पर आधारित होती है। प्रत्येक अवस्था में क्या होता है कि शैशव हो गया, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था में कोई ना कोई विकास होता रहता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 24 है इसमें, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें और उन्हें कक्षा का चर्चा में शामिल करें। उन्हें कक्षा में अलग से बैठाएं, उन्हें अनदेखा करें क्योंकि वे अन्य छात्रों से बातचीत नहीं कर सकते हैं। और ऑप्शन डी, उन्हें बहुत सारे लिखित कार्य दे, ऐसा पूछा जा रहा है। तो एक एक करके इसमें हम सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। पहले वाले में क्या कहा जा रहा है, उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें और उन्हें कक्षा में शामिल करें। इसमें क्या होता है कि जो शिक्षक को चाहिए कि बच्चों के पारिवारिक हो गया, सामाजिक हो गया, आर्थिक पृष्ठभूमि को समझना चाहिए, उन्हें कक्षा में सक्रिय भागीदारी का अवसर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास बढ़ने के साथ साथ उसमें ना सीखने में रुचि आती है और हीन भावना जो इसमें कम होती है। अब देखते हैं ऑप्शन बी, उन्हें कक्षा में अलग से बैठाएं। ये क्या होता है, ये भेदभाव को बढ़ाता है, इसमें बच्चा खुद को अलग थलग महसूस करता है। ऑप्शन सी में क्या होता है कि ये जो बिल्कुल शिक्षक ऑप्शन इसमें क्या है कि उन्हें अनदेखा करे क्योंकि वे अन्य छात्रों से बातचीत नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कि शिक्षक का कर्तव्य है कि हर छात्र को सीखने का अवसर देना, कि उसे नज़रअंदाज करे। ऑप्शन डी, उन्हें बहुत सारे लिखित कार्य दें। इसमें क्या होता है कि इससे उनकी समस्या और बढ़ सकती है। वंचित बच्चों को पहले भावनात्मक सहयोग और सहभागिता की जरूरत होती है, केवल भारी लिखित कार्य ही नहीं। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 25 है इसमें, यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित करना है। एक एक करके हमको यहाँ पर व्यवस्थित करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। पाठ्यचर्या अनुकूलन के लिए आवश्यकता का निर्धारण, अनुकूलन की आवश्यकता वाले तत्वों की पहचान करना, पाठ्यचर्या अनुकूलन लागू करना, शिक्षण और व्यवहार प्रबंधन तकनीकों का चयन करना। सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, देखते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये पाठ्यचर्या अनुकूलन के लिए आवश्यकता का निर्धारण, ये जो है पहले नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अनुकूलन की जो आवश्यकता वाले तत्वों की पहचान करना, ये दूसरा नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद जो है पाठ्यचर्या अनुकूलन लागू करना, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद शिक्षण और व्यवहार प्रबंधन तकनीकों का चयन करना, ये जो है तीसरे नंबर पर आ जाएगा। और यहाँ पर जो है सी वाला जो है चौथा नंबर पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 26 है इसमें, कॉलम ए एवं कॉलम बी से सही विकल्प का मिलान करना है। कॉलम ए दिया गया है, देखो डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है और डिसरतिया है। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, इसको मिलान करेंगे और उसके बारे में पूरा एक एक चीज़ों को यहाँ पर बताने वाले हैं। पूछा गया है, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर डिसलेक्सिया के बारे में बात करते हैं कि डिसलेक्सिया होता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग टाइप के डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसरथिया, तो इसमें सभी दिया गया है। और इसके जो कारण कॉलम बी में यहाँ पर कारण दिए गए, पढ़ने और भाषा की कठिनाई है, गणितीय कौशल में कठिनाई है, लेखन कौशल में कठिनाई है और बोलने की जो क्षमता में कठिनाई है, इसके बारे में है। डिसलेक्सिया में क्या होता है, ये जो है पढ़ने और भाषा की कठिनाई होती है। इसमें क्या है, एक रीडिंग डिसऑर्डर है। बच्चे को इसमें क्या होता है, पढ़ने में, शब्द पहचानने में, स्पेलिंग में कठिनाई होती है।
डिस्ग्राफिया के बारे में अगर देखा जाए तो डिस्ग्राफिया जो है लेखन कौशल में कठिनाई है। इसमें क्या होता है, राइटिंग डिसऑर्डर है, बच्चे की लिखावट खराब होती है, वाक्य जो है सही नहीं बनते हैं और अक्षर जो है उल्टे सीधे बनते हैं। डिस्कैलकुलिया के बारे में देखते हैं। डिस्कैलकुलिया के बारे में क्या होता है कि यह जो है अंकगणित कौशल में कठिनाई होती है। अंकगणित कौशल में कठिनाई होती है, इसमें बच्चे जो है जोड़ घटाव, संख्या समझना, गणितीय तर्क में कठिनाई होती है। डिस्लेक्सिया के बारे में क्या है कि बोलने की क्षमता में कठिनाई होती है। यह जो स्पीच डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, उच्चारण साफ नहीं होता है, आवाज़ जो है स्पष्ट होती है। तो यहाँ पर देखते हैं ए बी और डी जो है सभी विकारों का जो मिलान गलत है। यहाँ पर देखते हैं कि अंतिम यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 27 में देखते हैं, रचनात्मकता आमतौर पर इसके साथ जुड़ी होती है। ठीक है, नकल है, मॉडलिंग है, अभिसारी चिंतन है और यहाँ पर अपसारी चिंतन है। एक एक करके सभी विकल्पों को समझ लेते हैं। नकल क्या होता है कि नकल में नई सोच नहीं होती है, सिर्फ कॉपी करना होता है। रचनात्मकता में नवीनता क्या होती है, जरूरी होती है। मॉडलिंग के बारे में देखते हैं, मॉडल देखकर सीखना या सामाजिक अधिगम है, रचनात्मकता नहीं है। अब उसके बाद देखते हैं अभिसारी चिंतन क्या होता है, तो इसमें से एक मतलब क्या हो सकती है, अभिसारी चिंतन। तो ये इसमें क्या होता है, तार्किक सोच है लेकिन रचनात्मक सोच जो है इसमें नहीं है। अब देखते हैं अपसारी सोच। तो अपसारी सोच में भी क्या होता है कि ये एक प्रकार का ये समस्या के कई समाधान सोचे जा सकते हैं, नए विचार निकलते हैं, कल्पनाशीलता होती है, यही जो है रचनात्मकता की पहचान करती है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है, अपसारी सोच। प्रश्न क्रमांक 28 में देखते हैं, विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। विशेष स्कूल, ओपन स्कूल, नियमित स्कूल और ऑप्शन डी ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल है। पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर, देखो विकलांग बच्चों के बारे में जो एकीकृत शिक्षा से संबंधित इसमें प्रश्न पूछा गया है। तो जो इसमें विशेष स्कूल, नियमित स्कूल, तो यहाँ पर ओपन स्कूल हो गया और ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है नियमित स्कूल जो है इसका राइट आंसर है। अब क्यों इसमें कि एकीकृत शिक्षा का अर्थ क्या होता है, विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ एक ही स्कूल में पढ़ाना होता है। भारत सरकार की योजना होती है कि जो जो DSS है या फिर समग्र शिक्षा है, उसका उद्देश्य होता है विकलांग बच्चों को नियमित विद्यालय में प्रवेश समान अवसर देना होता है। अब बाकी इसके एक देखते हैं, विशेष स्कूल में क्या होता है, यह जो पृथक शिक्षा है, एकीकृत नहीं है। ओपन स्कूल के बारे में यह दूरी शिक्षा है और ब्लाइंड रिलीफ स्कूल में यह जो केवल नेत्रहीन लोगों के लिए होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 29 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य किस स्तर के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का जो है एक अधिकार बनाना है। हर साल शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड एक प्रश्न यहाँ पर पूछा ही जाता है। तो देखते हैं एक एक करके क्या होता है इसमें। प्राथमिक स्तर में क्या होता है कि जो RT एक्ट 2009 अनुच्छेद 21A के अंतर्गत क्या होता है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्री कंपलसरी यहाँ पर एजुकेशन का जो अधिकार है और कक्षा 1 से 8 तक जो है प्राथमिक स्तर तक के बच्चों को यहाँ पर फ्री में शिक्षा प्रोवाइड किया जाता है। एक एक करके देखते हैं। माध्यमिक स्तर में क्या होता है कि माध्यमिक स्तर ये क्यों, बाकी विकल्प क्यों गलत है इसमें से, तो इसमें जो है सभी RT के दायरे में यहाँ पर नहीं आते हैं। माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर या फिर स्नातक स्तर नहीं आते हैं। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, प्राथमिक स्तर राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 30 के बारे में देखते हैं। एक विशेष शिक्षा जो है शिक्षक की जिम्मेदारियाँ हैं। प्रत्येक छात्र को ट्यूशन प्रदान करें, नियमित परीक्षण और आकलन करें, विद्यार्थी को IEP के साथ यहाँ पर संरेखित करने के लिए पाठ्य योजना को संशोधित करें और ऑप्शन डी है सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करें। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का हमको यहाँ पर चयन करना है। क्या होता है कि जो इसमें सही विकल्प का हमको चयन करना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आज के वीडियो में बस इतने फ्रेंड, इसके अगले पार्ट को लेकर आएंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।